कठिन डगर पर चलकर ही तू एक दिन मंजिल को पाएगा। ए मुसाफिर, चलने का हुनर ही तुझे अपनी कामयाबी दिखाएगा या तुझे अपनी जीत दिखाएगा। इसलिए हमें कठिन डगर पर हमेशा चलते रहना चाहिए। और जो भी हमारे लाइफ्स में प्रॉब्लम्स आते, चैलेंजेस आते, उनको कंटिन्यूसली फेस करना चाहिए और हमारे जो मिस्टेक्स होते हैं उनसे हमेशा लर्न करते रहना चाहिए, क्योंकि वही जो जी मिस्टेक्स होते हैं जो हमारे लाइफ में होते हैं वो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करते और उसी वजह से हमें कामयाबी मिलती है। तो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस शो में। और आज हमसे मिलने आए हैं कुलदीप टेलर। और सबसे पहले आप सब स्टूडेंट का एंड कुलदीप आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आज के हमारे सेशन में। थैंक यू सर। यस, और कुलदीप आपको हमारे सब स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरी आईएफएस फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर सभी को। यस, तो आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, इतना अच्छा रैंक आया, तो हम बहुत खुश है। ये हमारे लिए सबसे बिग अचीवमेंट है और इस सब के लिए बहुत सारे, क्योंकि सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड हमारे पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी सर, थैंक यू। यस, तो इस सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर सेशन में, कुलदीप से हम आज पूछेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कि किस तरह से उन्होंने की थी प्रिपरेशन एंड किस तरह से उन्होंने सीएसआर नेट एग्जाम्स को इतना अच्छे रैंक से क्रैक किया। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। कुलदीप ये जूलॉजी के स्टूडेंट है, उन्होंने एमएससी जूलॉजी से की है एंड कुलदीप ने हमारा लाइफ साइंस का लाइव कोर्स ज्वाइन किया था एंड एमएससी में रह के ही, एमएससी के साथ साथ वो प्रिपरेशन भी कर रहे थे। उन्होंने कोर्स में कंप्लीट टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर किया, लाइब्रेरी में बैठ के अच्छे से टॉपिक को कवर किया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, रिवीजन की एंड एग्जाम्स को दिया एंड कुलदीप का इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो कुलदीप, मेरा सबसे पहले ये आपसे क्वेश्चन है कि जब आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, लाइव कोर्स में पढ़ रहे थे, तो आपको पहले डर नहीं लगा कि इतना बड़ा लाइफ साइंस का सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स है और मैं कैसे कर पाऊंगा? हाँ सर, शुरू शुरू में डर तो लगा था कि टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, हाँ। लेकिन विश्वास था कि हम कर लेंगे और सबसे बड़ा सपोर्ट था एफआस का। तो यस। उन्होंने धीरज धीरज बनाए रखा कि हाँ, सब हो जाएगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कुलदीप कि सबसे बड़ा सपोर्ट आपको आईपीएस से मिलता है और दूसरा कि एक बिलीव, ये बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद के ऊपर बिलीव था कि धीरे धीरे जी सर। धीरे हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे एंड यही और एक। यस। प्रांशु सर की लाइन थी, घबराना नहीं है। हाँ, जैसे प्रांशु सर बोलते हैं, हमारे केसी सर बोलते हैं कि सबसे पहले हमने घबराना नहीं है। तो जी बिल्कुल घबराए नहीं और अच्छे से प्रिपरेशन किए, तो इसलिए फिर इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो कुलदीप, जब हम घर पे बैठ के प्रिपेयर करते हैं या लाइव कोर्स से प्रिपेयर करते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आती है प्रिपरेशन में? सर, अगर अपन घर पे बैठ के प्रिपेयर करते हैं तो वो टॉपिक पूरा क्लियर नहीं हो पाता है। हाँ। कुछ ना कुछ चीज जो होती है वो अपन से छूट जाती है हम्म। और इन छोटी छोटी मिस्टेक से ही अपन फिर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। हाँ। इसीलिए अगर लाइव कोर्स रहेगा तो वो वहाँ अपने को डीप में पढ़ाया जाएगा और हम्म। वहां से अपने सारे टॉपिक्स जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, जिससे हम्म। अपन उस टॉपिक को अच्छे से सीख सकते हैं। हाँ, तो करेक्ट। मतलब थोड़ा सा, मतलब प्रॉब्लम वहां पे आता है कि जब आप अकेले होते हो तो थोड़ा सा, एक तो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, गाइडेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, और बाकी तो जी अगर आप खुद एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, आप अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, तो फिर आपका बहुत अच्छे से सारा सिलेबस कंप्लीट प्रिपेयर होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी आदत लग जाती है, क्योंकि आदत जी लगना सर। थोड़ा डिफिकल्ट होता है और डेली के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। जी करेक्ट। सर। और जैसे कुलदीप, हम जब प्रिपरेशन करते हैं, तो जब प्रिपरेशन करते हुए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने जाए तो कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते या जी कुछ सर। टॉपिक्स में डाउट्स होते, क्वेश्चन में डाउट्स होते और सॉल्व नहीं हो पाते। तो फिर हमें जी सर। एक, मतलब ऐसा लगता है कि अगर आज ही मुझे सॉल्व नहीं हो रहा है तो एग्जाम में कैसे सॉल्व होगा? तो क्या ऐसा जी डर सर। आपको भी लगा था? हाँ सर, मेरे को भी लगा था ऐसा डर,
लेकिन फिर कंटिन्यू प्रैक्टिस करी, कुछ डाउट्स होता था तो हम डायरेक्टली मैसेज कर देते थे, तो उनका आंसर भी मिल जाता था हमको। और जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक है वहां से पूरा विद एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं सारे क्वेश्चंस एंड आंसर, तो वहां से भी अपने को बहुत फायदा मिला, वहां से सारे डाउट्स क्लियर हुए सर। यस, तो मतलब आपने धीरे धीरे धीरे, क्योंकि डाउट्स तो आएंगे, ये तो नेचुरल है और आने भी चाहिए, तब आपको टॉपिक भी तो समझ में आएंगे। तो टॉपिक समझ में आ रहा है, इसका मतलब है आपको उस टॉपिक में कुछ ना कुछ डाउट्स आ रहे हैं। और दूसरा एक होता है कि जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो एंड प्रिपरेशन करते करते धीरे 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 एक एक टॉपिक को कवर करते जाते हो, तो अपने आप आपके डाउट्स जो है क्लियर होते चले जाते हैं और आपको कॉन्फिडेंस आता है। सही से होता रहेगा तो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। हाँ, और धीरे 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 कॉन्फिडेंस गेन होता है तो और डाउट्स जो है वो कम हो जाते हैं। वैसे कुलदीप, हम देखते हैं कि CSR का जो लाइव क्लास है, अपना लाइफ साइंस का जो लाइव क्लासेस हम देखते हैं, तो लाइव क्लासेस में डेली के 6-6 घंटे के लेक्चर्स होते हैं और जी सर, उसके बाद हर संडे को टेस्ट भी होता है। तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर लाइव क्लासेस में हम पीछे रह जाते, हमारे टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाते, हम आपके साथ चल नहीं पाते। तो क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हुआ था? हाँ सर, शुरू में ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। हाँ? तो मैं क्या बोलते हैं, सुबह की क्लास फिर शाम को देखता था, रिकॉर्डेड देखता था, क्योंकि ऐप में दोनों क्लासेस थी तो मैं रिकॉर्डेड देखता रहता था। और जैसे संडे का टाइम कभी मिल जाता तो उस टाइम में वो सारा कवर हो जाता था। हाँ, तो मतलब देखिए ये सबके साथ होता है वैसे, क्योंकि क्लासेस को कंटिन्यू करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर टॉपिक कवर हो गए तो फिर वो टॉपिक आपको समझ में आता है और आपको उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है। एंड जैसे कुलदीप, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो टॉपिक लर्न करने के बाद उसके नोट्स भी बनाते थे, वैसे क्या आपने भी लाइफ साइंस के सारे नोट्स प्रिपेयर किए? हाँ सर, मैंने लाइफ साइंस के सारे नोट्स प्रिपेयर किए। हाँ? पहले मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। हाँ? लेकिन सेकंड बार से मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो मैंने 10 यूनिट प्रिपेयर की थी पहले। अच्छा, तो उन 10 यूनिट के मैंने एक कॉपी में सारे शॉर्ट नोट्स बना लिए सर। हाँ, तो मतलब अब शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिला? शॉर्ट नोट्स का ये बेनिफिट मिला कि मैंने 7 दिन के अंदर कम से कम उनको 3 बार रिवाइज कर लिया सर। वाह, मतलब कम टाइम में आपने, तो उससे मेरे को कुछ ज्यादा फायदा मिला। यस, बहुत ज्यादा रिवीजन फास्ट होती है और कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि वो आपने लिखे। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक के हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए। अच्छा, तो उसमें भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ फिर। तो मतलब आप अगर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हो तो देखिए सारे स्टूडेंट कि शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, कम टाइम में टॉपिक रिवाइज होता है और आपको भी समझ में आता है कि उसमें इम्पोर्टेंट क्या है। जी सर, करेक्ट। वैसे बहुत बार कुलदीप हम देखते हैं कि जब हम घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत बार कभी कभी पढ़ाई नहीं होता, कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आते, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते कि जिस वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते और एक 2-2, 3-3 दिन का गैप आ जाता है, पढ़ाई हो नहीं पाती और बाद में तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता है क्योंकि कुछ दिन पढ़ाई नहीं हुई। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ था क्या? हाँ सर, जैसे घर में कोई फंक्शन आ रहा है, कहीं त्योहार आ रहा है या किसी काम से हम बाहर चले गए, तो फिर वो प्रिपरेशन थोड़ी बीच में छूट जाती है। हाँ, लेकिन फिर वापस वही कंसिस्टेंसी वापस बनाए रखी कि हमको बस करना ही है इस बार, तो बस वो चलता रहा। करेक्ट, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये नेचुरल है कि कभी कभी पढ़ाई नहीं होगी, तो ये मान के चलना है कि कभी होगी तो बहुत अच्छी होगी, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, और कभी नहीं होगी तो रोते नहीं बैठना है, तो दुखी नहीं होना है। ऑलमोस्ट अगर आप पूरे हफ्ते का अगर देखो तो जितना आपका पढ़ाई एवरेज होने वाला है तो उतना हो ही जाता है। यस, वैसे जब हम पढ़ाई करते कुलदीप, तो पढ़ाई करते करते बहुत बार मतलब टॉपिक्स पढ़ते समय, जैसे लाइफ साइंस के 30 यूनिट से एप्टीट्यूड का सेक्शन है, तो आपने एप्टीट्यूड को भी प्रिपेयर किया था क्या? सर, मैंने फर्स्ट बार में एप्टीट्यूड को प्रिपेयर नहीं किया था। अच्छा, तो उसकी वजह से मेरा फर्स्ट में नहीं हुआ था। अच्छा, फिर मैंने मैपिंग सीरीज से जो भी एप्टीट्यूड का क्लासेस मिलती थी मैंने वहां से प्रिपेयर किया, तो वहां से जो भी मेरे 4 या 5 क्वेश्चन बन गए थे, तो उसकी वजह से मेरे को और ज्यादा बेनिफिट मिला सर। हाँ, तो देखिए सब स्टूडेंट की एप्टीट्यूड, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एप्टीट्यूड नहीं किया तो चलेगा क्या? तो एप्टीट्यूड नहीं किया तो बहुत बड़ा लॉस है,
एंड ये लॉस आज आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप पेपर में बैठोगे, जब आप एग्जाम दोगे उसके बाद समझ में आता है। इसलिए ये हमेशा याद रखिए कि आपको तीनों पार्ट करने चाहिए और तीनों पार्ट को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। करेक्ट। अभी कुलदीप, बहुत बार जैसे अभी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे, CSIR एग्जाम अभी ऑलमोस्ट दिसंबर एंडिंग में या जनवरी में हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 50 to 60 डेज बाकी है एग्जाम्स के लिए। तो कुलदीप, आप स्टूडेंट को क्या गाइड करोगे कि उन्होंने 60 डेज को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए? को हाँ, कि सबसे पहले तो अगर आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा उन शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती है डेली के अपने को, जैसे कि 30 क्वेश्चन मान लो या 20 क्वेश्चन मान लो, जैसे कि A पार्ट में करने, B पार्ट में करने और C पार्ट में करने। रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर ये दोनों चीजें अगर अपन 60 दिन में करेंगे तो अपने को बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर अपन एक दिन के 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो 60 दिन में अपने बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इस तरीके से अपन प्रिपेयर कर सकते हैं उसको। और रिवीजन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है सर। यस, और एक्चुअल में जैसे कुलदीप ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि रिजल्ट जो आता है वो हमारे रिविजन्स की वजह से आता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से आता है, इसलिए दोनों को मेंटेन करना है। दूसरा, शॉर्ट नोट्स की जो बात आपने बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स की वजह से आपका प्रिपरेशन जल्दी हो जाएगा, तो ट्राई कीजिए शॉर्ट नोट्स से प्रिपेयर करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और कुलदीप, क्या क्या नहीं करना चाहिए, मिस्टेक कौन से होते हैं? आपके क्या क्या मिस्टेक्स हुए थे? मेरी ये मिस्टेक्स हुई थी कि शुरू में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किए थे। अच्छा। इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया था। जब से मैं क्वेश्चन करने लगा तब हाँ एक उम्मीद जग जाती है कि अपना क्वेश्चंस होने लग गए तो और कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। हाँ। और पहले मैं रिवीजन भी कम कर रहा था, सिर्फ लेक्चर ले रहा था, तो वो नहीं करना है। लेकिन अपने को जितना भी करना है वो अच्छा करना है, भले अपन 10 यूनिट पढ़े लेकिन 10 यूनिट को एकदम अच्छे से करना है। उन 10% में अपने को 100% देना है। करेक्ट। उसमें कोई कमी नहीं रखनी है। तो एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे, ये कमियां ही रहनी चाहिए और रिवीजन होना चाहिए। यस, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तो कुलदीप ने बहुत अच्छी मिस्टेक बताई कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और दूसरा, जब भी आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन करते करते कि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो टॉपिक को रिकॉल भी करना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिकॉल करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। यस। और जो अपने टेस्ट सीरीज जो होती है लास्ट में 1 मंथ की, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। और जब भी टेस्ट होता था IFAS का, तो एक गलती ये करी थी कि दोनों बार मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट सीरीज भी लगाई तो उससे भी बहुत फायदा मिला। हाँ, तो टेस्ट सीरीज का बहुत बेनिफिट मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपका एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा होता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की वजह से क्या होता है कि मोबाइल पे या स्क्रीन पे टेस्ट सॉल्व करने की आदत लगती है, तो एग्जाम में भी आपको स्क्रीन पे एक पेपर सॉल्व करना है, तो ये एक बेनिफिट होता है। और दूसरा, गलतियां समझ में आती है एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज से। यस। और जैसे कुलदीप, हम देखते हैं कि बहुत बार प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो प्रिपरेशन के टाइम पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी सर। कि आप कैसे प्रिपेयर करो, कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो फिर आपको क्योंकि और डायरेक्शन भी मिले तो भी उसी डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली रहना बहुत डिफिकल्ट है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। तो आपने इसको कैसे मेंटेन किया था, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट है? जी सर। सर ऐसा है कि पहले मतलब डायरेक्शन में तो गाइडेंस मिले ही था IFAS टीम का, और वो बताते ही थे कि ये टॉपिक करना ही है अपने को। मैपिंग सीरीज से जो भी टॉपिक करवाते थे हम सबसे ज्यादा फिर ध्यान उसी पे देते थे। उसके अलावा कोई टॉपिक हम नहीं पढ़ते थे, जैसे कि मतलब थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन फिर भी जो मैपिंग सीरीज के जो क्वेश्चंस होते थे और टॉपिक्स होते थे वो हम रेगुलरली अच्छे से करते थे। तो उससे अपने एक डायरेक्शन बना रहा। कभी कभी होता था कि हाँ अपन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी जो IFAS की जो टीम है उन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया। यस। और सही डायरेक्शन दिखाई हमको। ये बात मुझे कुलदीप बहुत अच्छी लगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे कुलदीप बोल रहा है, मैं यही चाहता था कि एक्चुअल में डायरेक्शन जो होता है वो आपको आपके टीचर्स देते और वो बता देते क्या करना है और क्या नहीं करना है, बस हमें फॉलो करना है, बस उसको अच्छे से फॉलो करना है।
तो आप अगर बिलीव रखोगे अपने टीचर्स के ऊपर एंड वो जो बोल रहे हैं वो करोगे, तो आपका अपने आप रिजल्ट जो है वो आ जाता है। करेक्ट, यस। वैसे कुलदीप, हम ये देखते हैं ना कि बहुत बार जब स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत बार स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसी परिस्थिति आती है कि जिससे वो अंदर से टूट जाते, पढ़ाई कर नहीं पाते या पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे क्या कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन या कुछ ऐसा मतलब लैग आपके पढ़ाई में भी आया था क्या? हाँ, शुरू शुरू में बहुत आए थे, ताने भी बहुत सुनने के मिले अच्छा। लोगों को। लेकिन फिर एक खुद पर विश्वास करना होता है कि अपन कर लेंगे, और जो अपनी मेहनत है, अपन मेहनत तो कर ही रहे हैं, कभी ना कभी तो अपने को उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो बस ये है कि कंटिन्यू जो है वो मेहनत करते रहो, और डायरेक्शन से कभी भटकते भी थे लेकिन वापस अपन टाइम पे वापस आ जाते थे कि हाँ चलो अब अपने को वापस पढ़ना ही है। तो ऐसे करके अपन हमने वापस तैयारी स्टार्ट कर दी थी। यस यस यस। तो मतलब आपको कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करते रहना है, और बाकी तो प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, ये एनवायरनमेंट हमेशा ही चेंज होता रहता है, हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएंगे, और वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते, उनका लर्निंग जो है आपको लेना है और आगे बढ़ते रहना है। वैसे कुलदीप, अगर हम देखें कि लाइफ साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे यूनिट्स है, 13 यूनिट्स है, एप्टीट्यूड है, तो क्या आपने सारे यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? नहीं सर, मैंने मैक्सिमम 10 यूनिट्स प्रिपेयर किए थे। अच्छा। जैसे कि बॉटनी थोड़ी कम समझ में आती तो प्लांट फिजियो मैंने छोड़ दी थी। हाँ। और जो दूसरी यूनिट्स हैं, जैसे कि अपने एक यूनिट है अपनी टेक्सोनॉमी वाली, जो भी यूनिट है वहां मैंने थोड़ा कम ध्यान दिया था। हाँ, तो ये कुछ एक दो यूनिट ऐसी थी जिन पे मैंने कम ध्यान दिया, और जो 10 यूनिट बाकी की बची हुई थी वहां पर मैंने ज्यादा फोकस किया था। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कुलदीप, कि जो आता है उसको फोकस करना, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी को फोकस करना और उसी को प्रिपेयर करना, और जो ये क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुलदीप बोल रहे हैं कि मुझे नहीं आता है तो मैंने नहीं किया, और जो आता है उसको जैसे 100% ट्राई किया, कि जो आता है उसको 100% ट्राई करूं, वो आना चाहिए। तो एक्चुअल में प्रिपरेशन में सारा सब करना पॉसिबल नहीं है, और सभी लोग सब नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उतना ही कर पाते जितना हमारी एबिलिटी है, जो हमें आता है, बट उसी में से रिजल्ट आता है। तो कुलदीप, हम ये बोल सकते हैं क्या कि आप जितना करोगे उतना सफिशिएंट है जेआरएफ लाने के लिए? हाँ सर, अगर अपन 10 यूनिट भी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और थोड़ा एप्टीट्यूड का कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट है जेआरएफ के लिए। यस। तो आप जितना कर रहे हो उतना सफिशिएंट है, बस बिलीव कीजिए कि आपने जितना किया है ना, वो अच्छे से आप पेपर में जाके पेपर को सॉल्व करेंगे, ताकि वो सफिशिएंट है। और बाकी कुलदीप, जैसे लाइव सेशन में हम देखते हैं कि लाइव लेक्चर्स होते हैं तो डीपीपी शीट्स आते हैं, या संडे टेस्ट होते हैं, या मॉक टेस्ट होते हैं, क्या इनका फाइनल एग्जाम में बेनिफिट होता है क्या? हाँ सर, इनका फाइनल एग्जाम में बेनिफिट होता है, एक अपनी आदत बन जाती है टेस्ट देने की, क्वेश्चन सोल्व करने की। यस। एक तो अपन कोई चीज फर्स्ट बार में कर रहे हैं, और एक वो है कि अपन बार बार कर रहे हैं। जैसे कि लर्निंग बिहेवियर जो होता है वो अपन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो जितना ज्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपन इतना ज्यादा अच्छा करेंगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। करेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको कंटिन्यूअसली लर्निंग करते रहना है, और कंटिन्यूअसली आपको जो आपको आता है, ऐसा कहते हैं ना कि कुलदीप, जो आता है उसको कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करो, जो आता है उसको रिवाइज करो, और जो नहीं आता है उसको लर्न करो, उसको लर्न करो। यस। और जितना, क्योंकि बहुत बार कुलदीप ऐसा भी होता है कि लाइफ साइंस में बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो अपने आप याद रह जाते, एग्जाम्पल से याद रहते, लेकिन बहुत बार ऐसा पॉइंट भी आता है कि जो इंफॉर्मेटिव है, जो कि इंफॉर्मेशन है। तो क्या आपको उनसे भी डर लगता था कि ये इंफॉर्मेशन कैसे याद रहेगी? इंफॉर्मेशन से बहुत डर लगता था, लेकिन इंफॉर्मेशन वाले जो भी क्वेश्चन थे फिर हम उनको लिख लिख के याद करते थे। और जैसे लाइब्रेरी की जो टेबल होती थी वहां पेपर बना के चिपका देते थे कि अगर अपन रोज उनको देखेंगे तो वो फिर अपनी मेमोरी बन जाएगी उनके लिए। करेक्ट। तो ये सबसे बेस्ट वे है कि आप जो इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि वो तो याद रखना ही पड़ेगा। और क्या होता है ना कुलदीप, हम देखते हैं कि जब आप इंफॉर्मेटिव चीजें याद रखते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं काम आती है।
जैसे CSR में भी आपने कोई ऐसे ही मतलब याद रही हुई चीज आपने देखी होगी कि उसके वजह से कोई लॉजिक डेवलप हुआ और आपका 4 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ या सॉल्व हुआ। तो ऐसे बहुत बार होता है कि मतलब हमने उसको पढ़ा नहीं था लेकिन याद थी और उसके वजह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसलिए इंफॉर्मेटिव चीज है, जैसे डाइवर्सिटी में पॉइंट्स है, जैसे आपके बहुत बार जो हम बोलते हैं मेथड्स इन बायोलॉजी है, या बहुत सारे यूनिट्स है कि जिसमें इंफॉर्मेटिव चीजें आते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, इनिबिटर्स होते हैं, प्रोटीन्स के नाम होते हैं, जीन्स के नाम होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, तो ये सारे याद रहने चाहिए। करेक्ट। और कुलदीप अब मैं आपको मतलब रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, ओके? तो आपको बस पॉइंटेड आंसर देने फास्ट। हाँ हाँ। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे लाइफ साइंस में तो टोटल 13 यूनिट से एप्टीट्यूड है, तो आपका फेवरेट यूनिट कौन सा है? सर सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है। अरे वाह, और इसका स्पेशल रीजन? सर ये इसका स्पेशल रीजन है कि सबसे पहले जो मैंने यूनिट पढ़ी थी मेरे MSc के फर्स्ट सेमेस्टर में भी वही थी, तो मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी से शुरू किया था। अच्छा। और जो सर आपने पढ़ाया मेरे को डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मेरा वहां से बेसिक से मैं एकदम उसमें जैसे मास्टर बन गया। हाँ, तो वो तो अच्छे से समझ में आ गई। बहुत मजा आता था उसमें, बहुत सारे टॉपिक्स अपने अप्लाइड थे, कुछ मेमोरी बेस्ड थे, तो वो सब अच्छे लगे। यस। और उसके बाद सेल बायोलॉजी लगती है। हाँ, लेकिन सबसे पहली जो यूनिट है वो डेव बायो सबसे अच्छी लगी। वाओ। और सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सी लगती है? सबसे डिफिकल्ट यूनिट जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो टॉपिक है। अच्छा। और एक जो मैंने नहीं पढ़ी प्लांट फिजियोलॉजी वो सबसे कठिन लगती है। अच्छा, तो मेथड्स इन बायोलॉजी वाला टॉपिक एक और प्लांट फिजियोलॉजी एक। मेथड्स इन बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स ऐसे लगते थे, बाकी तो सिंपल था वो। अच्छा। लेकिन जैसे एक प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, एक एनिमल डाइवर्सिटी हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो बहुत ज्यादा कठिन लगते थे। हाँ, और जो CSR एग्जाम में जब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है, तो सबसे पहले आप कौन सा पार्ट सॉल्व करते हैं? मैं सबसे पहले सी पार्ट सॉल्व करता था। हाँ, और इसका स्पेशल रीजन? और क्या सर? स्पेशल रीजन क्या है कि व्हाई सी पार्ट? सी पार्ट इसीलिए कि उसमें अपने मतलब 75 में से सिर्फ अपने को 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। जब अपन 25 क्वेश्चन पर श्योर हो जाते हैं कि हाँ अपने को आ गए, तो अपन बी पार्ट में भी फिर अच्छा कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस बन जाता है अपने में। करेक्ट। तो मैक्सिममली जैसे कि 23, 22 तो बन ही जाते थे उस टाइम, तो वो किए, फिर बी पार्ट करते थे। बी पार्ट करने के बाद में ए पार्ट पे आते थे। यस। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? वैसे तो डिफिकल्ट पार्ट ए लगता है, क्योंकि उसको हम पढ़ते नहीं है। अगर पढ़े तो वो भी सिंपल लगेगा। यस। तो और मैथमेटिक्स से डर लगता है? हाँ सर, मैथमेटिक्स से लगता है डर। अच्छा, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपने की थी? बायो केमिस्ट्री में जैसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे, हाँ, तो उनकी प्रैक्टिस की थी। और एप्टीट्यूड में कुछ थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पोर्शन जो था उनकी की थी, जैसे प्रॉफिट लॉस क्या होता है उनके बारे में की थी। लेकिन फिर भी मैक्सिमम टॉपिक छोड़ दिए थे। बाकी जितना था वो उतना अच्छा किया था दूसरा वाला टॉपिक। और जब भी हम एग्जाम दे रहे थे, अभी इस बार का एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, टफ है, बड़े क्वेश्चंस पूछे थे, अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा थे, आपको पेपर कैसे लगा? हाँ सर, प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी। तो शुरू में उस टाइम बैठने के बाद शुरू के जो क्वेश्चन थे, जैसे सी पार्ट करने गए, तो शुरू के 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल आए भी नहीं थे। हाँ। तो फिर हमने देखा कि चलो कोई नहीं, 6 नहीं आए, आगे का तो आएगा, अभी 75 क्वेश्चन है। तो ऐसे धीरे धीरे उनमें से 75 में से हमने 25 क्वेश्चन जो थे वो बाहर निकाले, छांट के निकाले कि हमको कौन से आते हैं। फिर उन पे हमने सॉल्व किया। यस। और बहुत बार कुलदीप हम देखते हैं कि एक्चुअल CSR में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, एंड वही रिजल्ट देता है, क्योंकि सी पार्ट में 75 में से 25 क्वेश्चन सिलेक्ट करना, बी पार्ट में 50 में से 25 क्वेश्चन, 50 में से 35 क्वेश्चन सिलेक्ट करना, ये लगता तो बहुत सिंपल है लेकिन है बहुत डिफिकल्ट है। यस। तो इसका आपने क्या अलग से प्रिपरेशन किया था सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का? हाँ सर, जैसे कि मेरी जो यूनिट्स थी, जैसे कि 10 यूनिट्स है, तो प्रीवियस ईयर की जो बुक थी उनमें से भी मैंने टॉपिक्स देखे
कि भाई मेरे को कौन सा बन जाता है, क्योंकि उनमें से भी सारे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक जो थी उनके जो क्वेश्चंस थे उनके टॉपिक्स छांट निकाले, तो वहां से मैं टॉपिक्स छांटता था, क्वेश्चंस निकालता था। तो मतलब आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली पहले से पीवाईक्यू को सॉल्व करके, जिससे आपका सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन अगर अच्छा हो जाए तो आप सीएसआर में इजीली क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हो। जी सर। एंड कुलदीप, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आता है जो हम देखते हैं सीएसआर में कि नेगेटिव मार्किंग, क्या नेगेटिव मार्किंग से आपसे भी डर लगता है? आपको भी? हाँ सर, शुरू के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई थी, फिर कंट्रोल किया उस पर। जैसे कि अगर मान लो हमको सी पार्ट में 75 में से 20 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी 20 ही अटेम्प्ट किए, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए फिर। अच्छा, तो वो भी रहा, मतलब आपने रिस्क नहीं ली ज्यादा? रिस्क नहीं ली सर नेगेटिव मार्किंग की। यस, मतलब डर लगता है नेगेटिव मार्किंग से। हाँ सर, क्योंकि पिछली बार मेरे 96 पॉइंट कुछ समथिंग बने थे, तो मैं 0.75 से रह गया था जेआरएफ के लिए। तो इस बार सोचा था कि बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं करता तो उसी बार में हो जाता। यस यस यस। और ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात कुलदीप ने बोली, देखिए कि जब आप कुछ गलती करते हो तभी आपको सीखने को मिलता है कि आपको क्या करना नहीं चाहिए। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने जो भी आप स्ट्रेटजी यूज करे उस स्ट्रेटजी में सीखो कि कहाँ पे गलती हो सकती है। जैसे इस बार नेगेटिव मार्किंग करना ही नहीं था, अगर आपने सोचा तो फिर आपका वो सही हो गया ना कि इस बार नेगेटिव नहीं हुआ। और यही होता है कि यस, तो और ये एक कॉन्फिडेंस जनरेट करता है कि यस, जो मैं करना चाहता था वो मेरे से हो गया। और वैसे कुलदीप, बहुत बार हम ये देखते हैं ना कि जैसे सीएसआर में ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, ये तीनों पार्ट जो है वो प्रिपेयर करते हैं बच्चे। तो आपने क्या तीनों पार्ट को एक साथ ही प्रिपेयर किया था, या ए पार्ट को आपने मतलब कब प्रिपेयर किया था? साथ साथ किया था या बाद में किया था? नहीं सर, ए पार्ट को मैंने लास्ट के जो 2 मंथ्स थे, अच्छा, लास्ट के जो 2 महीने बचे हुए थे उन पे ध्यान दिया था। और फिर मैंने बी पार्ट और सी पार्ट को मैं साथ साथ कवर करता था। अच्छा, और ए पार्ट को क्या डेली प्रिपरेशन करते थे अपन? नहीं सर, लास्ट के 2 महीने में मैंने डेली प्रिपरेशन किया। अच्छा, तो मतलब आप बाद में, क्योंकि लास्ट के 2 महीने में हम एक्टिव भी होते हैं और पढ़ाई का भी मतलब एक टाइम होता है, तो हम अच्छे से पढ़ पाते। जी सर। यस। और जैसे हम ये देखते हैं ना कि जब भी हम रिविजन्स करते हैं तो रिविजन्स में नोट्स जो भी रीडिंग करते हैं एज वेल एज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने रिविजन्स को कैसे मेंटेन किया? सर मैं पहले मैंने सारे नोट्स प्रिपेयर किए थे जो भी ऑनलाइन पढ़ाया गया था। फिर उनमें से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स का फिर मैं लिख लिख के रिवीजन करता था, ताकि वो मेमोरी भी बन जाए, अपने से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। करेक्ट। और फिर मैंने क्वेश्चन की एक अलग कॉपी भी बना रखी थी कि जो जो टॉपिक्स आए हैं वो मैं अलग से एक बार नोट कर लूं और एग्जाम से पहले उन सभी को देख लूं। यस, मतलब माइंड मैप्स भी प्रिपेयर किए थे, टॉपिक्स का रिविजन्स भी किया था, एज वेल एज नोट्स पे भी लिख के रखा था कि एटलीस्ट मुझे पता हो कि मैंने क्या क्या रिवाइज किया है। करेक्ट। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की। तो ये सारे मेजर पॉइंट्स है कि जिससे आप एग्जाम्स को अगर प्रिपेयर करोगे तो आप ओवरऑल सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो कुलदीप, जैसे अब आपको कॉन्फिडेंस कैसे लग रहा है? एक बार आपका भी इतना अच्छा रिजल्ट आया है, अब आपकी जेआरएफ हो चुकी है। जी सर, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और एक कॉन्फिडेंस तो बन ही गया। और साथ साथ मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, तो वहां से भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। वाह, तो ये बहुत अच्छी जब अपन डिलीवर करते हैं तो और अच्छे से कर पाते हैं। यस, तो लर्निंग तो तभी होती है जब हम एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं। तो ये एक्टिव रिकॉल का मेथड है, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। एंड अभी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया है, क्योंकि जेआरएफ आने के बाद एक अलग ही मतलब एनर्जी आती है ना। जी सर। एक अलग ही मतलब लगता है कि हाँ, अब तो मैं फुल फील हूँ, मतलब लाइफ साइंस में अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। जी सर, अब तो फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ, अपन इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करेंगे। यस।
क्योंकि मैं थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ सभी को। हाँ, जेआरएफ होने के बाद एक कंप्लीटनेस लगता है कि यस अभी हम मतलब लाइफ साइंस के स्टूडेंट है और अब हमें मतलब एक एश्योर हो जाता है कि यस मुझे टॉपिक्स आते हैं और मुझे अच्छे से मतलब मैं मतलब हर टॉपिक को डिलीवर भी कर सकता हूँ। करेक्ट, यस। तो ये बहुत अच्छा मतलब इस सेशन में हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो है वो सीखने को मिले कि आप जब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है। इसके साथ साथ इस सेशन से बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे आगे जाके और उनके भी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स थे उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी इस सेशन से स्टूडेंट को मिलेंगे। तो इस सब के लिए सभी स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से कुलदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे अच्छे सारे स्ट्रेटजीज स्टूडेंट के साथ शेयर किए और इतने अच्छे से पढ़ाई और पढ़ाई के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज को आपने स्टूडेंट को बताया। तो इसके लिए थैंक यू एंड सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से कुलदीप आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मेरा भी सभी आईपीएस टीम वालों का थैंक यू सर। बहुत अच्छे से मेरा सपोर्ट किया उन्होंने और अच्छा गाइडेंस मिला। यस, अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। थैंक यू सर। यस, और आपको आपके फ्यूचर गोल्स के लिए ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल। आप सभी स्टूडेंट इस सेशन को मतलब आपको कैसे लगा वो जरूर बताइए, आपको क्या क्या सीखने को मिला एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप इस सेशन के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच ऑल एंड थैंक यू कुलदीप। थैंक यू सर। थैंक यू।